हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा छोटा सा किसार, यानी कि हम बचपन की स्टोरी में जा चुके हैं। जब वो बहुत छोटा था तब वो कितना बोर हो रहा था पार्टी के अंदर, क्योंकि उसके मम्मी पापा डांस कर रहे थे और वो बेचारा अकेला बैठकर उन्हें कब से घूरे जा रहा था। और वो इतना बोर हो रहा था कि वो अपने मन में यही सोच रहा था कि ये और कितना डांस करेंगे। 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, ये लोग लगातार डांस पे डांस किए जा रहे हैं, डांस पे डांस किए जा रहे हैं। एक सॉन्ग खत्म हो रहा है तो दूसरा सॉन्ग शुरू हो जाता है, दूसरा सॉन्ग खत्म होता है तो तीसरा सॉन्ग शुरू हो जाता है। मतलब कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे की लाइफ में ही गुम है और उसे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। और यही सोचते हुए बेचारा कभी अपने पैर इधर कभी अपने पैर उधर, दोनों तरफ मार मार कर यही सोच हो रहा होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। और फिर बेचारा बिस्किट खाने लगता है। बच्चों को आखिर ऐसे ही कहते हैं ना माँ बाप, अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं और उन्हें बोर होने के लिए छोड़ देते हैं। और वहां पे बेचारे के पास कोई बच्चा भी नहीं होता जिसके साथ वो खेल पाता। और हमारा किसार तो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाइट लेते हुए बिस्किट की यही सोच रहा होता है कि सच में अब हद हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे भी डांस करना है इन लोगों के साथ, मगर मेरे मम्मी पापा तो अकेले ही डांस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर छोड़कर किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। और फिर वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर इधर उधर की दुनिया के बारे में देखने लगता है कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर पार्टी के अंदर तो काफी गहमा गहमी चल रही होती है, क्योंकि चारों तरफ जाम टकराए जा रहे होते हैं और लोग हंसते गाते एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। सब लोग यहाँ पे अपने एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब कि हर तरफ चहल पहल होती है, कोई हंस रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एंजॉय कर रहा है। और ये सब देखकर हमारे किसार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर तो वो अपने माथे पर अजीब सी त्योड़ी डालकर कहता है कि हाँ, सबके सब लोग यहाँ पर खुश हैं सिवाय मेरे। और ये चीज सोचकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो उसका वहाँ पर रुकने का मन भी नहीं करता। इसीलिए तो वो चुपचाप वहाँ से अपनी चेयर को छोड़कर भागने लगता है बाहर की ओर कि मुझे यहाँ पर तो रहना ही नहीं है। क्योंकि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर मतलब इस जगह के अभी लायक ही नहीं है, वो छोटा सा है और उसके पास कोई कंपनी नहीं है। और वो अपना बिस्किट भी वहीं पे अधूरा छोड़कर चला जाता है। और जब वो बाहर की तरफ जाने लगता है तभी उसे किसी की हंसी की आवाज आने लगती है, कोई आपस में बातें कर रहा होता है और वो छोटे से बच्चों के कान में वो बातें जाने लगती हैं। और फिर वो कहती है कि हाँ हाँ, क्या सच में तुम द डचेस कैथरीना के बारे में बात कर रही हो। और तभी हमारा हीरो एकदम से रुक जाता है ये सोचते हुए कि मेरी माँ के बारे में बात हो रही है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो लेडीज आपस में बातें करते हुए कहती है कि हाँ सच में वो टी पार्टी में उठकर चली गई, बताओ तो ऐसे कौन करता है। और वो ये कह रही थी कि बस वो अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे ऐसे कोई कैसे कह सकता है, हमने सुना है कि कैथरीन का होमलैंड तो यूक्रेनिया है ना, वहाँ पर तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। कहते हैं कि वहाँ पर तौर तरीके बहुत अच्छे से रॉयल फैमिलीज की तरह सिखाए जाते हैं। अरे इसने तो वहाँ का कल्चर नहीं सीखा तो यहाँ का कल्चर कैसे सीखेगी। अब अगर ये यहाँ का कल्चर नहीं सीखेगी, सोशलाइज नहीं होगी, लोगों से मिलेगी नहीं, तो ये ब्रॉन्ड पार्ट की लेडी कैसे कहलाएगी। अरे हमें नहीं लगता कि ये ब्रॉन्ड पार्ट की परफेक्ट लेडी कहला पाएगी और ये हमें इस लायक लग भी नहीं रही है। बहुत जल्दी ये इन सब चीजों से कट आउट हो जाएगी। और ये सारी बातें वो उस छोटे से बच्चे के जहन में मानो घर कर गई हों, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की बुराई तो कभी भी नहीं बर्दाश्त करता। और उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे कि सार के सीने के अंदर कोई कटार मार रहा हो। निराश होकर वहां से चुपचाप बाहर की ओर जाने लगता है, क्योंकि अब उसे वहां पर घुटन हो रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग उसकी माँ के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। वो बस वहां से भाग जाना चाहता था, कहीं दूर, वहां पर जहाँ पर उसे ये सारी आवाजें अब बिल्कुल ना आए। और वो छोटा सा बच्चा सच में वहां से भागने लगता है, इतनी तेज मानो कि अब उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। और सीधा जा
हमारी बोनी से टकरा जाता है और ये देखकर बोनी भी एकदम से घबराते हुए उसे देखती है और कहती है कि यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? और तभी वो बड़े प्यार से हमारे हीरो का सर सहलाने लगती हैं और फिर वो उसे देखकर कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको अभी इसी वक्त पार्टी के हॉल में चले जाना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। और हमारी बोनी की ये बात सुन के हमारे हीरो कुछ ज्यादा खुश नहीं होते और चुप हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी जो उसने देखा महसूस किया उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और तभी फिर वो अपनी छोटी सी आंखों में पानी भरकर कहते हैं कि बोनी, मुझे वापस रूम में जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगी? और ये बात देखकर हमारी बोनी कहती है कि यंग मास्टर, कुछ हुआ है क्या? किसी चीज ने आपको परेशान किया? और हमारे छोटे से केसार बोनी को गले लगा लेते हैं और बोनी समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। और तभी फिर वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैथरीना लेडी को बता देती हूँ कि हम लोग वापस घर जा रहे हैं। हाँ, यही सही रहेगा। और तभी हमारे हीरो जाते हुए हमारी बोनी की तरफ हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं कि बोनी, मैं आज बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ, चलो कमरे में जाकर चेस खेलेंगे, ठीक है? और तभी फिर बोनी कहती है हाँ, मगर सिर्फ एक बार, उससे ज्यादा नहीं। और सोने से पहले मैं आपको कप भी दूंगी एक दूध का, वो पीकर आप आराम से सो जाइएगा, आपको नींद अच्छी आएगी। और हमारे हीरो कहते हैं ठीक है। ये शर्त मानकर आखिरकार दोनों कमरे में पहुंचकर आराम से लेट जाते हैं। और तभी हमारे हीरो बोनी को कहते हैं कि माँ और पापा डांसिंग करते हैं ना रोज रात को एक साथ में, और वो कितने खुश दिखते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश लगते हैं। क्या आपको ऐसे लगता है कि मैं भी कभी इतना खुश होऊंगा किसी के साथ? क्या कोई मेरे लिए भी ऐसी होगी जिसके साथ मैं इतना हंस पाऊंगा? और ये बात सुनकर हमारी बोनी उन्हें प्यार से उनके माथे से सहलाते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, आप भी इतने खुश जरूर होंगे, आपकी जिंदगी में भी कोई जरूर आएगा। और उसकी ये तसल्ली भरी बातें सुनकर हमारे हीरो काफी खुश हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं और पहुंच जाते हैं रातों रात उन गहरे सपनों में। यहाँ पर उसे वही पार्टीज दिखाई देती हैं, यहाँ पर उसके मम्मी पापा अक्सर डांस किया करते थे और आगे चल के भी डांस करते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो उनकी दुनिया बस एक दूसरे के साथ ही थी, उनके अलावा और उन्हें कोई भी नजर नहीं आता था, ना ही दाएं ना बाएं, ना अपना खुद का बच्चा। उनके लिए तो उनकी जिंदगी थी सिर्फ एक दूसरे का साथ। और ये सारी बातें सोचकर हमारे हीरो चुपचाप एक गहरी नींद में सो रहे थे। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं किस तरीके से वो यादें आज भी केसार को टॉर्चर कर रही थी, कि जब उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर गए थे और किस तरीके से वो दौड़कर भागकर इतनी मुश्किल से उनके पीछे पहुंचा तो था, मगर वो लेट हो गया था क्योंकि उस वक्त बग्गी निकल चुकी थी और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि रुक जाओ प्लीज, मुझे कोई छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ, मेरा इंतजार करो, प्लीज मत जाओ, मम्मी पापा कहीं मत जाओ। मैं उस नन्हे से बच्चे की आवाज किसी ने भी नहीं सुनी थी और वो बच्चा इतने वक्त बाद भी दिल में ला उठता है इन सब यादों को याद करके। आज भी ये खौफनाक यादें उसे रात को तंग करती हैं, जब वो ये कहते हुए उठ जाता है कि मत जाओ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, रुक जाओ, मेरा इंतजार करो, कहीं मत जाओ। मगर कोई भी उसकी आवाज़ से नहीं रुकता और सब निकल जाता है उसके हाथों से। और वो बच्चा आज भी बिस्तर पर लेटा यही सोच रहा होता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ। यही सवाल तो हर इंसान करता है ना ऐसे वक्त पर, कि मैं ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मगर उस बच्चे को कोई भी जवाब नहीं मिलता। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीना, साल तक निकल जाते हैं, मगर उस नन्हे से बच्चे को उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। न जाने कितनी रातें उसने सिर्फ जाग कर बिताई क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका वक्त ऐसे ही निकल रहा था, सिर्फ उसकी ना बोलने वाली दादी ही उसको समझ पा रही थी, क्योंकि जब भी वो खाने के टेबल पर बैठता तो वो बिल्कुल शांत हो चुका था। खेलने कूदने वाला बच्चा आज अचानक से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि
तुम आजकल कैसे हो, सब ठीक तो है ना केसार। और वो ये उसे लिख कर बोलती हैं और हमारा केसार उसे पढ़कर कहता है कि हाँ, फिक्र मत कीजिए दादी माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बेटर। और तभी फिर वो उसे बड़े प्यार से देखकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, रोआन और कैथरीना को लेटर लिखो, यानी कि अपने मम्मी पापा को, शायद कोई जवाब आ जाए। और फिर वो दादी माँ को देखकर कहता है कि नहीं, मैं उन्हें कोई भी लेटर नहीं लिखना चाहता, मैं उनका इंतज़ार करूँगा, यही सही रहेगा। और ये बोलकर वो अपना खाना खाने लगता है। मगर तभी हमारी ईवा यानी कि उसकी दादी माँ कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो जल्दी वापस नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें लेटर लिखकर ही उनके साथ बातें कर लेनी चाहिए, उन्हें वक्त लगेगा। और ये बात सुन के तो मानो उस बच्चे का दिल सा बैठ गया था, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि उसका इंतज़ार कभी तो ख़त्म होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मगर दादी के मुंह से ये बात सुन के उसका तो हौसला ही टूट गया था, क्योंकि अब उसे शायद समझ आ गई थी कि उसके इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी तो वो बच्चा मुंह तो खोलता है कुछ कहने के लिए, मगर फिर एकदम से चुप होके, निराश होके नीचे की ओर देखने लगता है। और उसकी दादी माँ भी उसे देख रही थी, किस तरीके से अंदर ही अंदर टूट रहा है। और उस छोटे से बच्चे के पास अल्फाज भी नहीं है कि वो खुद के इस सिचुएशन को अच्छे से बयां कर पाए कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। और तभी फिर वो दादी को देखते हुए कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए क्या वो वापस नहीं आना चाहते। नन्हे से बच्चे की ये बात सुन के ईवा मुस्कुराती है और उसे लिखकर कहती है कि हाँ, तुम ये कह सकते हो, ये बात है। और तभी फिर वो अपने कपकपाते होठों से एक और सवाल करता है और कहता है कि जिस तरीके से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जिसके साथ मैं भी इतना प्यार करूंगा जो मुझे प्यार करेगा, और फिर हम सबको भूल जाएंगे। क्या ऐसा होगा, क्या मुझे भी एक दिन वो प्यार मिलेगा। और ये बात सुन के दादी पहले तो चुप हो जाती है और फिर उसे देखकर कहती है कि हो सकता है, मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा प्यार मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बात सुन के मानो उस बच्चे का दिल सा टूट गया हो, क्योंकि वो भी शायद ऐसा ही कोई साथी चाहता था जो हमेशा उसके साथ रहे जहाँ भी वो जाए। मगर दादी माँ की ये बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तभी तो खाना खाने के लिए जिस फोक को उसने उठाया था वो एकदम से उसके हाथों से ये बात सुनते ही छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी दादी कहती है, मगर फिर भी तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी मेड जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो वो वापस आ रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये बात सच होती है, बोनी वापस आ जाती है और आकर किसार को ऐसे देखकर एकदम से उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि किसार के चेहरे पर साफ लिखा था कि वो कितना लोनली फील कर रहा है। और वो आकर सीधा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि माफ कीजिएगा ग्रेस, मैं आपको इस तरीके से छोड़कर चली गई, आप तो मेरे बिना सो भी नहीं पाते, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, देखिए मैं आपके पास आ गई हूँ, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मगर उसकी ये बातें किसार को इस वक्त शायद खोखली लग रही थी। तभी तो जब बोनी ने उसे गले लगाया तो उसने धक्का मार के उसे पुश करके पीछे की ओर कर दिया और बोनी हैरान हो गई कि ये क्या कर रहा है। भी फिर वो धीमी सी आवाज में कहता है कि बोनी, मैं ठीक हूँ और अब मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, अब मैं अकेला जीना सीख चुका हूँ। और वैसे भी अगर मुझे अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बितानी है तो फिर ये सही है ना, कम से कम मैं आजाद तो हूँ
हर एक बंधन से, इसलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है बोनी को छोड़कर, और बोनी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि एक नन्हा सा बच्चा ऐसे कैसे बोल सकता है कि वो अकेला रहना चाहता है, क्योंकि अब शायद वो फ्री है। क्या उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा, या अब उसे अकेलेपन की आदत हो चुकी है? मगर हमारा हीरो तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता, और ना ही उसे पीछे पलट कर देखता है, और सीधा आगे बढ़ने लगता है। और उस दिन से ये नन्हा सा बच्चा एक पत्थर की तरह बन गया। और ये सारी बातें सोचते हुए किसार हमारी हीरोइन को देखता है और सोचने लगता है कि मैं शुरू से ही ऐसा रहा हूँ। मैंने खुद को इतना मजबूत कर दिया कि कोई मुझे दोबारा इतना हर्ट ना कर सके, इसलिए तो कभी किसी को मैंने अपने करीब नहीं आने दिया। मगर आज ये हालात वो हीरोइन को देख रहा था, जो इस वक्त उसे सड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, उसके करीब आ रही थी। और किसार हर वक्त से यही चीज चाहता था, मगर आज ना जाने क्यों उसके जज्बात कुछ अलग थे। उसे देखकर वो कुछ और महसूस कर रहा था। तभी तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही थी अपने खुद के इस रवैये से कि आखिर ये किसार कैसे बदल गया। और तभी फिर वो हमारी हीरोइन की वो चमकती हुई आंखों को देखने लगता है, और उसके दिमाग में न जाने क्या आता है कि तभी वो अपनी खुली हुई कबर्ड से हाथ अंदर करके एक जैकेट निकालता है बड़े ही प्यार से, और उस जैकेट को बड़े ही अच्छे तरीके से उड़ा देता है हमारी हीरोइन को। और हमारी हीरोइन तो किसार को बस देख रही थी कि इसे क्या हो गया, ये यही तो चाहता था ना, मगर आज इसका रवैया कुछ अलग है। और फिर उस जैकेट को वो ठीक करने लगता है। मगर हमारे हीरोइन को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सिचुएशन क्या है, और वो कंफ्यूज आंखों से हीरो को देखने लगती है। और तभी हमारे हीरो उसे इसी तरीके से सीधा करके पलटी करवा देते हैं, और उसे आगे की ओर उसके कदम बढ़ाने लगते हैं। और हमारी हीरोइन भी आगे बढ़ने लगती है, और फिर उसे जाते वक्त कहते हैं कि तुम्हारा पैर अब कैसा है। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, अब मैं पहले से बेटर हूँ। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं चलो, ये सुन के अच्छा लगा। और फिर हमारी हीरोइन पलट कर उसे यही सोचते हुए देख रही थी कि आखिर अब ये सिचुएशन क्या है, ये चाहता क्या है मुझसे। मगर उसके सवालों का जवाब हमारे हीरो तो देते नहीं हैं, बल्कि उसे दरवाजे के पास लाकर दरवाजे को उसके लिए बड़े ही प्यार से ओपन कर देते हैं, और फिर उसे आगे की ओर बढ़ाते हुए बाहर जाने को कहते हैं। और फिर उसे जाते वक्त देखकर कहते हैं कि हमने जो डील की थी वो डील अब खत्म हो चुकी है। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे अपनी गोल्डन आंखों से घूरने लगती है, और फिर कहती है कि वो डील, एक रात के बदले मुझे तुमने जो पैसा देने का वादा किया था वही। और ये बात सुन के हमारे हीरो तो एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहते हैं हाँ हाँ, वही डील अब ऑफ हो चुकी है, ठीक है ना, अब मेरा मन नहीं है। और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है और कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ, मगर सच में तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। और अपने मन में सोचने लगती है कि मैंने खुद को कितनी मुश्किल से तैयार किया था, आखिर ये मेरी फीलिंग के साथ ऐसे कैसे खेल सकता है, ये बहुत ही घटिया इंसान है। और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि हाँ, अब वही डील ऑफ हो चुकी है, मैंने कहा। पर फिक्र मत करो, तुम्हें जो मेंशन चाहिए था उस रात के बदले में वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। और अपने मन में सोचने लगता है कि माफी मांगने से अच्छा है इसे वो चीज दे दी जाए जो इसे चाहिए। और हमारी हीरोइन अभी भी कंफ्यूज होकर उसे घूर रही थी, और अपने मन में सोचने लगती है कि सच में इस इंसान को मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगी, आखिर ये चाहता क्या है, हाँ, क्या परेशानी है इसकी। और फिर उसे घूरने लगती है, और घूर कर चुपचाप वहाँ से निकलना ही अच्छा समझती है। और तभी तो वो पलटी मारकर आगे की ओर बढ़ने लगती है।
मगर तभी पीछे से हमारे हीरो उससे कहते हैं कि जानना नहीं चाहोगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया है। और फिर हमारी हीरोइन मन में सोचने लगती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने ये सब अब मना क्यों किया है। मगर फिर भी वो फिर उसे पलट कर देखते हुए कहती है कि बताओ तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, आखिर ये सब आज जो हुआ है क्यों हुआ है, तुमने आखिर ये डील क्यों कैंसिल कर दी। ये बोलकर हमारी हीरोइन अपना सवाल का जवाब लेने के लिए केसार की तरफ देखने लगती है और हमारे केसार भी मुस्कुराते हुए उसे देखते हुए कहते हैं कि असल में मैं अपनी उम्मीद से ज्यादा ही तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात तो मानो हमारी हीरोइन को हैरान कर देती है कि ये क्या बोल रहा है, ये होश में तो है। और तभी केसार हंसते हुए उसे देखता है और कहता है कि हाँ ये सच है, मगर असल में ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं है किसी को पसंद करना। ओ माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम सीधा पहुंच चुके हैं ब्रॉन पार्ट स्टेट में। यहाँ पर हम देखते हैं हमारी हीरोइन रेस्ट कर रही होती है। तभी बोनी आती है और आकर कहती है कि अब आपके जख्म कैसे हैं, क्या अब पहले से आप बेटर फील कर रही हैं। और हमारी हीरोइन उसे दूर से देखकर कहती है कि हाँ अब मैं पहले से ठीक हूँ। और तभी बोनी आकर उस पे मलहम लगाने लगती है और कहती है कि शुक्र है, लगातार ध्यान रखने पर आपके जख्म अब पहले से ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। हाँ ये सही है, अब आप बाहर घूम फिर सकती हैं। और हमारी हीरोइन भी सोचने लगती है कि हाँ हम वहाँ से बहुत जल्दी ही आ गए थे, इतना सारा कांड जो हो चुका था लास्ट सीजन तो हमने अटेंड ही नहीं किया, मगर जनवरी के बाद तो जितने नोबल्स भी वहाँ पर गए थे वो लोग भी वापस आ चुके हैं। हाँ आप कह सकते हैं कि अब लाइफ थोड़ी स्मूथ चल रही है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई किसी को तंग नहीं करेगा, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सब अपनी अपनी स्टेट में वापस पहुँच चुके हैं और सबकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है और सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से अब नॉर्मल डेली लाइफ जिएंगे बिना किसी गॉसिप के कि कोई नॉबल उन्हें किसी बॉल में देख रहा है या वहाँ पे कुछ हुआ है। मतलब वहाँ पे सब लोग रेस्ट करने जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही था कुछ ही देर पहले हमारी हीरोइन हमारे हीरो के साथ पहुंची हुई थी, मगर अब वहाँ से ही वापस आ चुके हैं। अब आगे की लाइफ के बारे में वो यही सोच रही थी कि चलो अब सब कुछ स्मूथली चलेगा यार, अब कोई किसी को परेशान नहीं करने वाला। और केसार भी उस दिन से मुझसे मिलने नहीं आया है वापस, जिस दिन से उसने कहा है कि वो उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी एडेबल तो यही सोच रही थी कि पहले तो चलो मैं उससे दूर भाग रही थी, मगर यहाँ पर तो अब मुझे उसका चेहरा देखना ही पड़ेगा। और तभी फिर हम देखते हैं कि बोनी इस सोच को काटते हुए कहती है कि लॉर्ड इज़रा की तरफ से आपके लिए एक फिर से लेटर आया है, ये देख लीजिए। और हमारी हीरोइन अपना सर उठाकर उस लेटर की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आजकल ये लेटर उसे बहुत ज्यादा ही आ रहे थे और वो बड़े प्यार से उस लेटर को देखने लगती है। वहाँ पर बाकी लेटर्स की तरह फिर से बहुत सारी सीनरीज की फोटो होती हैं जो कि इज़रा ने उसे भेजी होती हैं, क्योंकि अब वो कहीं घूम फिर नहीं पाती, कहीं पर जा नहीं रही, इसलिए उसका मन लगा रहे तो इज़रा उसे अलग अलग सीनरी की फोटोज भेजता रहता है कि वो यहाँ पे गया, ये जगह ऐसी है और ये जगह ऐसी है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। उसे ये सारी चीजें देखकर अपनापन कहीं ना कहीं महसूस होता है और उसे ये भी लगता है कि हाँ, क्योंकि वो घूम नहीं पा रही है इसलिए उसका मन लगाने के लिए इज़रा उसे ये सारी चीजें भेजता है ताकि वो घर बैठे ही कहीं ना कहीं घूमती रहे। और एक जगह पर तो उसने स्पेशली एक चीज मेंशन की होती है जो कि हमारी हीरोइन के दिल को बहुत ज्यादा भा जाती है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि हम दोनों किसी दिन यहाँ पर जरूर जाएंगे। वो पानी की टर्कोइज सी लहरें पूरे किनारे की तरफ आगे बढ़ रही थी और वो मंजर बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर वो एकदम से चुप हो गई। मानो उसके मन के अंदर एक अजीब सा डर आ गया कि क्या वो एक दिन आएगा जब वो यहाँ पर उसके साथ सच में घूमेगी। और फिर कहीं ना कहीं वो अपने ख्यालों में खो जाती है
यहाँ पर वो सोचती है कि एक वक्त होगा जब इज़रा और वो दोनों साथ में हाथ पकड़कर वहां पे उस समुंदर के पास से गुजर रहे होंगे। और ये सोच कहीं ना कहीं उसे डरा देती है कि मगर क्या ये सच हो पाएगा, क्या ये रिश्ता। और तभी फिर वो एकदम से उस पेपर्स को नीचे रखकर बोनी की तरफ देखने लगती है और कहती है कि क्या ये रिश्ते में कोई दरार आएगी जो आजकल डेला वैले के साथ और हमारी फैमिली के बीच में चल रहा है। क्या इससे हमारे रिश्ते को भी फर्क पड़ेगा। और तभी हमारी बोनी कहती है कि नहीं, देखा जाए तो वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आन पड़ी है, क्योंकि हमारे जो हीरो है उन्होंने मना कर दिया है कि वो इधर हमारी हीरोइन को कोई भी दहेज नहीं देंगे, ना दहेज के शादी, वो भी ब्रॉन पार्ट फैमिली के साथ। हाँ, ये सब कुछ सोचकर कहीं ना कहीं लुका डेले वाले सर का भी खून खौल रहा है और वो भी बार बार पत्र लिखकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कुछ होगा। माना कि दोनों परिवारों में टेंशन बढ़ती जा रही है, मगर बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या सच में? मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से हमारे परिवार चल रहे हैं, क्योंकि डेला वैले के साथ काफी कुछ बुरा हुआ है ब्रॉन पार्ट की वजह से, तो क्या आगे चल के सब कुछ ठीक हो सकता है? और बोनी कहती है कि हाँ, होने को बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जब कस्में खाई हो तो उन्हें तोड़ना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, चाहे कुछ भी हो, अंत में शादी तो होकर रहेगी। हर ये सुनकर कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन सुकून की सांस लेती है। तभी फिर बोनी एक और लेटर हमारी हीरोइन को पकड़ाती है और कहती है कि मिस, आपके लिए एक दूसरा लेटर भी आया है। और हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है कि उसे और कौन लेटर लिखने वाला है, और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है और देखती है कि वो लेटर किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि वो ऑरेंज बालों वाली जिनेव्रा की तरफ से आया हुआ होता है, जिसे पढ़कर कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी शॉक में चली जाती है, शायद उसने कोई बात ही ऐसी लिखी हो। और तभी फिर वो कहती है बोनी से कि लगता है हमें कल बाहर जाना होगा बोनी। और फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में हमारी हीरोइन पहुंच चुकी होती है। यहाँ पर लोग टी पार्टीज के लिए अक्सर आया करते हैं और हमारी हीरोइन की जब एंट्री होती है तो आसपास के लोगों की नजरें तो मानो हमारी हीरोइन पे गड़सी जाती हैं कि उनकी गॉसिप एकदम से फायर वाला रूप ले लेती है। चारों तरफ उसे देखकर बातें होने लगती है, कोई कुछ कह रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन अंदर एंट्री तो ले लेती है, मगर काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो बहुत देर से इन सारी चीजों से दूर थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस बारे में बातें हो रही हैं और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और तभी उसे एक दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो मिस, मैं इधर हूँ, आप इधर आ जाइए। और हमारी हीरोइन उसे दूर से ही देखती है और फिर उधर दूसरी तरफ जहाँ पर जिनेव्रा ने बुलाया होता है वहां पर एंटर करती है और कहती है कि भगवान आपकी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे, हम लोग बहुत देर के बाद मिले हैं, है ना। और तभी जिनेव्रा कहती है हाँ, भगवान आपकी जिंदगी में भी सुख शांति बनाए रखे। हाँ रुको, जरा एक मिनट। और तभी फिर वो बाहर दूसरी तरफ पर्दे को देखने लगती है कि कोई झांक तो नहीं रहा, और इधर उधर देखकर वो पर्दे को अच्छे से बंद कर देती है ताकि उन दोनों को कोई देख ना सके। और उसकी ऐसी हरकत को देखकर हमारी हीरोइन हैरान होती है और तभी फिर वो चिल्लाते हुए कहती है, सबसे पहले मुझे ये बताइए आप ठीक तो है ना, और ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? हाँ, वैसे तो मैं देखो रूमर्स पे भरोसा करती नहीं हूँ, मगर फिर भी ये जो चीजें चल रही हैं ये बहुत ज्यादा सीरियस चल रही हैं। अगर आपने इन्हें हैंडल करने के लिए कोई तरकीब पहले से सोच रखी है, मैं बिना आपसे सवाल किए आपकी हर एक बात मानूंगी। तो इसलिए जल्दी से शेयर करते हैं कि क्या करना है, बताइए मुझे क्या प्लान है आपका। बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तरीके से हमारी एडेबल को घूर रही थी अपना जवाब पाने के लिए, और हमारी हीरोइन तो अभी तक कंफ्यूज थी। और फिर वो कहती है कि जिनेव्रा, मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से रूमर्स की बात कर रही हैं आप, और ये सारी कौन सी बातें कर रही हैं आप, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे एक्सप्लेन करेंगी? और हमारी हीरोइन की ये बात सुन के वो एकदम से हैरान हो जाती है
कि क्या सच में इसे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। एकदम से कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी फिर वो हमारी हीरोइन को देखकर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें के सर ने कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हारे और उनके बारे में कौन सी अफवाहें चल रही हैं। और हमारी हीरोइन कहती है कि नहीं, वो तो मुझे मिल ही नहीं रहे, इन दिनों वो काफी बिजी हैं। और ये बात सुन के तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो कहती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कौन सी बात कहां से शुरू करूं, और सबसे पहले तुम्हें क्या बताऊं क्या नहीं। हाँ, ये क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हे भगवान, ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तुम्हें पता भी है कि लोग तुम्हारे और केसार्स ड्यूक के बारे में क्या कह रहे हैं। वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है सच में। और ये सारी अफवाह आई थिंक उस दिन से शुरू हुई है जिस दिन डेला वैले के वहां पर बॉल था और आप और केसार सर आपस में डांस कर रहे थे। लोगों ने कुछ नोट किया कि आप लोगों के बीच का जो माहौल है वो काफी अजीब है, ये भाई बहन के बीच का नहीं होता। और जितने करीब आप दोनों थे ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो भाई बहन वाला आकर्षण तो बिल्कुल भी किसी को नहीं लगा और उस दिन से अफवाहें और ज्यादा फैलने लगी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, बस उस दिन हम दोनों का झगड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। और तभी हमारी जिनेवरा कहती है कि हाँ, ये मैं विश्वास कर सकती हूँ, मगर लोग तो अफवाहों पे विश्वास करते हैं ना। वो तो यही मानते हैं कि तुम दोनों का झगड़ा नहीं चल रहा था, उस दिन कुछ और हो रहा था। और वैसे भी उस दिन के बाद से तुमने अपना चेहरा भी तो नहीं दिखाया, तभी तो ये। और फिर वो चुप हो जाती है और हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने अपना इतने दिन चेहरा नहीं दिखाया तो क्या। और तभी फिर जिनेवरा बेचारी करते हुए कहती है कि क्योंकि तुम इतने दिन तक अपना चेहरा छुपा के बैठी थी तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि तुम और केसार इस वक्त अपनी कपल एक्टिविटी में कुछ ज्यादा ही बिजी हो, शायद इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे। और कुछ तो ये भी रूमर्स बनाकर बैठे हैं कि शायद तुम अब तक प्रेग्नेंट हो चुकी हो, इसीलिए सामने नहीं आ रही हो। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से इज़रा सीधा अपने घर में आता है दौड़ते हुए और अपने भाई से कहता है कि भाई आप कैसे हैं। और तभी अपने भाई को आता हुआ देखकर उसका छोटा भाई भी काफी एक्साइटेड होता है और कहता है इज़रा आखिरकार तुम आ ही गए। इसका नाम है इस्रो, यानी कि इस्राएल वेले, और ये हमारे इज़रा के छोटे भाई हैं। और तभी फिर वो उन्हें देखकर कहते हैं कि क्या तुमने ड्यूक लेवा से बात की, क्या वो हमारी कुछ मदद करेंगे। और ये बात सुन के हमारे इज़रा का मुंह उतर जाता है और वो कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमें पैसे देने से मना कर दिया है, कोई भी हमारा साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि शायद ब्रॉन पार्ट के सारे राज्य के साथ काम काज करते हैं, व्यापार करते हैं और कोई भी उनके साथ इस वक्त अपनी चीजें खराब नहीं करना चाहता। और ये बात सुन के उसके भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो कहता है सच में ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जब हमें जरूरत है तो कोई भी साथ नहीं दे रहा, वरना सब साथ होते हैं। और तभी फिर हमारे इज़रा कहते हैं कि ये सब छोड़ो, मगर मेरी पीठ पीछे यहाँ पर क्या हो रहा था, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे। मैंने सुना है कि लोजेरिया की शादी के बारे में बात हो रही थी, और क्या हुआ, और जो हेडेबल के साथ हुआ वो। और ये बात सुन के वो अपने भाई का जब चेहरा देखता है तो उसके भाई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है। उसका भाई एकदम से सिगार को पीते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम उन अफवाहों के बारे में बात कर रहे हो। और इज़रा उसे देखकर कहता है कि हाँ। और तभी फिर वो कहता है कि तुम्हें तो इन अफवाहों को शुक्रिया अदा करना चाहिए ना, क्योंकि इसकी वजह से ब्रॉन पार्ट फैमिली अब शादी के लिए जल्दबाजी करेगी और हमारी सारी बातें भी मानेगी, क्योंकि अब उनकी बदनामी जो होनी शुरू हो चुकी है भाई। अब तो सब कुछ तुम्हारे ही साइड में आ रहा है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या। कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है ना जैसे होना चाहिए। अपने भाई का ऐसे बिहेव देखकर इज़रा उसे घबराते हुए देखकर कहता है कि
और सेट्रे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो अफवाहें जितनी भी उड़ रही हैं, ये सारी की सारी अफवाहें तुमने फैलाई हैं? और ये बात सुन के उसका भाई उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है और कहता है कि हाँ, सोचना पड़ेगा। तभी फिर वो अपनी सिगार के धुएं से छल्ले बनाने लगता है और एकदम से हंसते हुए कहता है कि अरे भाई, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए था। अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए जल्द से जल्द इस शादी को करेंगे और हमें दहेज भी खूब सारा मिलेगा। इसलिए अब तो तुम्हें बस पाँव पे पाँव रख के तमाशा देखना है, क्योंकि आग जल चुकी है। अब तो बस सब कुछ राख होना बाकी है, और वो भी हमारे हक में। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैडम ईव हमारे हीरो को बुलाकर कहती है, ये जो जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं, इन सब का जो राता फैला है उस सबको संभालो। और हमारे हीरो कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि डेला वेला फैमिली से इस बारे में पहले बात करनी चाहिए? और तभी फिर वो लिखकर फिर उसे कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये अफवाहें मिटाना तुम्हारे लिए चुटकी का काम है, मगर बात इतनी सी है कि तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर नहीं रहे हो। यहाँ तक कि मिस्टर डेलावेले खुद मेरे पास आए थे कि तुम उन्हें दहेज तक नहीं दे रहे हो शादी में। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, तो क्या वो सीधा यहाँ पर तुम्हारे पास पहुंच चुके हैं मैडम? और ये बात सुन के दादी माँ कहती हैं कि हाँ, क्योंकि तुम अच्छे से अपनी ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे हो, तभी तो मेरे जैसी बुजुर्ग औरत जो कि अभी रिटायर हो चुकी है उसे ये सब देखना पड़ रहा है। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा के साथ। दोनों का ये जो लव रिलेशनशिप चल रहा है, या ये कहूँ कि भाई बहन का आपस का झगड़ा चल रहा है, ये जो भी है ये तुम बहुत ज्यादा दूर तक लेकर जा चुके हो। अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं। और मुझे इस वक्त किसी की सबसे ज्यादा फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ एक शख्स की, और वो तुम भी अच्छे से जानते हो, वो है एडेबल। इसलिए चुपचाप वो जितनी भी दहेज मांग रहे हैं, जो कुछ मांग रहे हैं, उनकी शर्तें पूरी करो और इस शादी को जल्द से जल्द करने की कोशिश करो, इससे पहले कि और हमारा नाम मिट्टी में मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी एडेबल की फिक्र होगी, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। दादी माँ की ये सारी बातें सुनकर खिसार एकदम से चुप और शांत था, और वो अपने मन में यही सोच रहा था कि शायद इस रिश्ते का अंत ऐसे ही होने वाला है। वो सर झुकाकर आराम से अपनी दादी माँ की हर एक बात को सुनकर बस एक ही बात आखिर में कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और उसके सामने जो उसकी पड़ी हुई चाय थी, जिसे अब तक उसने टच तक नहीं किया था, उसमें वो सिर्फ अपने अक्स को देख रहा था, वो भी डूबते हुए। और इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत तेजी से गुजरने लगता है, यानी कि एंगेजमेंट की तैयारियां होनी शुरू हो जाती है। और हीरोइन भी यही मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर जितनी दूरियां बढ़ती जा रही थी फैमिलीज के बीच में, और किस तरीके से केस चल रहे थे, मर्डर केस वगैरह, तो इन सब के बीच में उसे लगा था कि शायद अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूट जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार ये सारी चीजें समझौते पर आकर निपट चुकी हैं और अब सब लोग एक होने की कगार पर हैं। मगर फिर भी आज मैडम ईव के कहने पर दोनों फैमिलीज इकट्ठी तो हुई हैं, मगर यहाँ का एटमॉस्फेयर यानी कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा रूखा रूखा सा होता है। सब लोग एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, मानो एक अजीब सी घुटन। क्या यही इस रिश्ते की शुरुआत थी? और वो देखती है कि सब लोग चुप हैं, कोई भी खुश नहीं है और कोई बात तक नहीं कर रहा। क्या इसी तरीके से ये दो फैमिलीज आगे बढ़ने वाली हैं? मगर उसी के बीच में एकदम से खाने की टक 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 बर्तनों की आवाज आने लगती है
और हम देखते हैं मिस्टर डाला वाले जो कि अब बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं क्योंकि अब उनकी सारी शर्तें जो पूरी हो रही हैं तो वो बात शुरू करते हैं है कि सच में वाइन का टेस्ट तो बॉनपार्ट की फैमिली की वाइन पीकर ही आता है। ये बहुत ही ज्यादा खूब है। यहाँ की खासियत यही है कि मेहमानों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से होती है। और तभी हमारी ईवा मैडम भी कुछ लिखकर उन्हें कहती हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बाद में फिर वो लिखती हैं कि आपकी एंगेजमेंट के बारे में क्या सोच है कि आप कब एंगेजमेंट करना चाहते हैं, यानी कि रिश्ता अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। और ये बात सुनकर तो डेला वाले मिस्टर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हाँ आप हमें कितना खुश कर रही हैं, आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं, भला हमारी क्या औकात। अगर आप किसी से पूछना ही चाहती हैं तो ये दोनों बच्चे सामने बैठे हैं ना, जिंदगी तो इन्होंने आगे चलकर बितानी है तो क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए कि ये दोनों क्या चाहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे इजरा और एडेबल मिस्टर डालावाले की तरफ देखने लगते हैं कि अब वो क्या कहें, मगर फिर भी दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ जितनी जल्दी हो सके ये रिश्ता हो जाए उतना ही अच्छा है। और दोनों की आवाज एक साथ ही निकलती है और उनकी खुशी उनके चेहरे से झलक रही होती है। किसी को तो ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि लुसेरिया को एडेबल की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तभी तो वो इनकी इस खुशी को टोकते हुए कहती है कि मैडम एडेबल तो क्या रोहानसा और कैथरीना मैम भी आपकी शादी में आएंगे, यानी कि हमारे केसार के माँ बाप के बारे में वो बात कर रही है कि वो क्या शादी में आएंगे, आखिरकार उनकी बेटी की शादी है। और ये बात सुन के उसका भाई लुसेरिया की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये चीजें यहाँ पर नहीं बोलनी होती हैं, समझ में नहीं आता तुम्हें, मैंने तुम्हें टोका था ना, हम यहाँ पे ये सारी बातें नहीं करेंगे। और तभी फिर वो अपने भाई की बातों को इग्नोर करते हुए कहती है अरे उनकी बेटी की शादी है, वो आशीर्वाद देने तो जरूर आएंगे ना, ये तो कॉमन बात है, मैंने कोई गलत बात पूछी क्या। और तभी मैडम ईव बात को टोकते हुए कहती है कि मेरा उनके साथ कांटेक्ट होता रहता है, आप फिक्र मत कीजिए, अगर कोई भी उनकी आने की सूचना हुई तो हम आपको पहले ही बता देंगे। वैसे आपने इस बारे में सोचा और फिक्र करी, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैडम ईव की बात सुनकर हमारी लुसेरिया कुछ ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो अभी भी दर्द के साथ छटपटा रही थी जो जख्म एडेबल ने उसे दिया था, अभी तक उसके सीने में ताजा था। और वो यही सोच रही थी वहां पर बैठी कि मेरी जिंदगी नर्क बना दी गई, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, इस लड़की के लिए, मेरी शादी और उस सुअर के साथ। किसी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, मेरे दिल की गहराइयों का प्यार क्या केसार ने कभी नहीं देखा, क्या उसे एहसास नहीं हुआ मेरी फीलिंग्स का जो इतने सालों से मैं उसके लिए फील कर रही थी। नहीं, वो पहले तो हर एक चीज को समझता था ना, पहले मुझे भी समझता था। कब चेंज हुआ ये सब कुछ, अभी कुछ ही वक्त पहले ना मेरी जिंदगी नर्क बना दी गई, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। यहाँ पर मैं रो रो कर एक ही चीज मांगती थी कि हे भगवान मुझे इस नर्क से बाहर निकाल दो। और किसी ने मेरी आवाज तक नहीं सुनी। तो क्या मैं इस लड़की को इसकी जिंदगी इस तरीके से जीने दे सकती हूँ? मेरा प्यार जो मेरा था वो अचानक से कैसे बदल गया, वो इसका कैसे हो सकता है? नहीं, वो मेरी वजह से नहीं बदला है, वो इस डायन की वजह से बदला है। जब से ही आई है तब से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया है और मैं कुरेद कुरेद कर इसका पास्ट निकाल कर लेकर आऊंगी। कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ होगा ना इसके इस गंदे पास्ट में, जिसका मैं फायदा उठा सकूं। और तभी फिर वो अपने दिल के जज्बातों को कंट्रोल कर कर हंसते हुए कहती है तुम तो कपिला में ही पड़ी बड़ी हो ना, तो फिर तुम्हारी तो वहां पर दोस्त भी होंगी, क्या शादी में अपनी सहेलियों को भी बुलाओगी?
और अपने मन में यही सोच रही होती है वो, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं कुरेद कुरेद कर हर एक राज बाहर निकालूंगी, ताकि मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बर्बाद करूं जैसे तुमने मुझे किया है। किस तरीके से लुजेरिया के सवालों का जवाब देते हुए हमारी हीरोइन बड़े ही उत्साह के साथ उसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पर इनवाइट नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अफेयर्स हैं प्राइवेट ही रहें, यानी कि हम लोग सिर्फ फैमिली के साथ ही सारे के सारे फंक्शन करें। और ये बात सुन के लुजेरिया कहती है, सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो लगा था कि कपालों के किसी न किसी लोगों से तो मैं मिल पाऊंगी। हाँ, मुझे तो बस जानना था कि आखिर वो कैसी प्लेस है। और तभी हमारी हीरोइन उसको जवाब देते हुए कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो एक आइलैंड है जो कि इस बड़ी घरों की तरह नहीं है, वो एक साइड पर पड़ा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर एक सबसे बड़ा स्टैचू है जो कि वीट का बना हुआ है। और हमारी हीरोइन दिल में सोच रही होती है, मैंने खुद को पहले से ही प्रिपेयर किया हुआ है, मुझे पता था ये दिन एक ना एक दिन जरूर आएगा। और तभी फिर लुजेरिया भी कहती है कि हाँ, सच में मैं एक दिन वहाँ पे जरूर जाना चाहूंगी। और तभी फिर वो ड्रिंक को करने लगती है और ड्रिंक करते हुए अचानक से उसका मन जैसे बहुत सारे सवालों से भरा हुआ था और उसे आज अपने सारे सवालों के जैसे जवाब चाहिए हो। वो कोई मौका चाहती थी हमारी हीरोइन को नीचा दिखाने का। और तभी फिर वो कहती है कि सच में आपके अंदर बहुत ही ज्यादा गुण है लेडी एडिबल, आप साइंस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं, है ना? आपने क्या कहा था, आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है? ड्रोनेट, है ना? हाँ, सच में उसकी राइटिंग तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने उसको पढ़ा हुआ है? सच में आप ट्रूली बहुत ही ज्यादा शानदार लेडी है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी लड़की की शादी मेरे भाई के साथ होगी। तभी हमारी हीरोइन हंसते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, सबसे अच्छी लड़की का खिताब तो यहाँ पर आपको मिला हुआ है, मेरा मुकाबला भला कैसे हो सकता है? और तभी हमारी लुजेरिया हंसते हुए कहती है, अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी पूरी फैमिली की होप अब आपसे जुड़ी हुई है और मुझे पूरा यकीन है। मैं सोचने लगती है कि तुम नर्क तक साथ में ही चलोगी। और फिर कहती है कि तुम हमारी डेले वैली की फैमिली को एक रोशनी की तरह रोशन कर दोगी सब जगह पर। उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी बातें कुछ अजीब सी लग रही होती हैं। और तभी फिर वो कहती है कि हाँ, आप कुछ ज्यादा ही मुझ पे भरोसा कर रही हैं। बात अगर आप मेरी सेल्फ की बात कर रही हैं कि मेरी आदत कैसी है, मैं तो बस इतना कहती हूँ कि जब हम खुद की आदतों पर काबू पा लेते हैं और खुद पर हमारा काबू होता है तो हम खुद से और सबसे जीत जाते हैं। ये बोलकर हमारी हीरोइन की बातें लुजेरिया को एकदम से अंदर ही अंदर कहीं न कहीं तोड़ देती हैं, क्योंकि ये तो वही राइटर की वो बात बोल रही होती है, मगर ये बहुत पुरानी बात बोल रही होती है। सुनकर कहीं न कहीं लुजेरिया एक दिन शॉक में चली जाती है और हमारी हीरोइन को भी समझ में नहीं आता कि इसे एकदम से क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? और तभी बीच में इज़रा बोलने लगता है, अरे मैंने भी इसे एक बार सुना हुआ है, लगता है आप बहुत पुराने एडिशन की बात कर रही हैं, आपको ये अभी तक याद है, बहुत अच्छी चीज है। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या कहा आपने? फिर इज़रा एक्सप्लेन करने लगता है कि पुराने लफ्जों में हम इसे कहते थे खुद पर काबू करना, पर आजकल तो इसे कहते हैं कि हाँ, किसी का आज्ञाकारी बनना, जाने की सर्वेंट बन के रहना। अरे सच में मैं भी वैसे पुराने जो कल्चर थे उन्हें ज्यादा प्रेफर करता हूँ और वो चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, पर आजकल के जो नई बुक्स आई हैं उनमें अल्फाज चेंज हो चुके हैं और उनमें मीनिंग भी बदल चुके हैं। अरे क्या करें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लैंग्वेज चेंज होती जा रही है और हर एक चीज का मतलब बदलता जा रहा है। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन सुनती है तो उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। इसका मतलब ये था कि जो एडिशन उसने पढ़ा हुआ था वो कोई नया नहीं था, वो बहुत ही पुराना एडिशन था और जिससे उसने बहुत अच्छे से याद किया था वो एक पुरानी बातें थी। और तभी तो फिर वो लुजेरिया की तरफ देखने लगती है
कि शायद कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, मगर तभी सब कहते हैं चलिए चलिए टोस करते हैं और एक दूसरे के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीधा सीन शिफ्ट होता है जब हम देखते हैं कि लुजेरिया बाहर बाग में आकर अकेली खड़ी होती है। उसके मन में बहुत सारी कश्मकश और सवाल चल रहे होते हैं। वो यही सोच रही होती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मेरे हाथों से छूट चुकी है। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ भला? इतना छोटा और मेरे सामने पड़ा हुआ झूठ मैं पकड़ नहीं पाई। मैं ऐसी बेवकूफी, भला सच में यकीन नहीं आ रहा। तो वो एकदम से सोच रही थी। उसकी यादों में वो एक एडिबल का रूप आ रहा था जिसमें एक हंसती और खिलखिलाती हुई एडिबल उसके सामने आती है और अचानक से आकर उसे कहती है कि हाय, मैं हूँ एडिबल ब्रोनपार्ट। एक खिलखिलाती हुई औरत जो अचानक से उनकी जिंदगी में आ गई। और तभी फिर वो अपने मन में सोचने लगती है, अगर मैं ध्यान से देखूं, शुरू से ही ऐसे लगती थी जो छोटे घर और छोटी गलियों से और एक स्ट्रगल वाली जिंदगी से निकल कर आई हो। तभी तो उसे ये माहौल कुछ अटपटा सा लग रहा था, है ना? और तभी उसे वो याद आती है कि किस तरीके से वो खिलखिलाती हुई इस नई जिंदगी में पहुंची, ये कहते हुए कि मैं छोटी गलियों से आई हूँ। और तभी फिर वो मन में सोचने लगती है कि हाँ, इतनी खूबसूरत होने के बाद भी कोई भी उस पर नहीं मरा। चांद जैसा चेहरा किसी से छुप सकता है क्या? या किसी की नजर उस चेहरे पर कभी पड़ी ही नहीं क्योंकि उसे किसी ने देखा ही नहीं। लगता है उसके अंदर जो जीतने का जुनून आया है और सारी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का, वो एक छोटी गलियों से ही आया है। उसकी जो नॉलेज है वो सारी किताबों से मिली हुई है, और वो किताबें जो आजकल के वक्त में नहीं मिलती। और पहले तो उन किताबों को पढ़ने के लिए औरतें जाती ही नहीं थी, तो क्या वो एक मर्द बन के ये सब कुछ कर रही थी? उसने क्या इतनी सारी नॉलेज एक मर्द बनकर इकट्ठी करी है? हाँ, इसका मतलब कि सबके सामने वो छुपी हुई एडिबल कुछ और ही निकली। इसका मतलब कि आज तक जो एडिबल हमारे यहाँ पर थी ही नहीं, वो कहीं अलग, कहीं दूसरी दुनिया में एक लड़का बनकर घूम रही थी और अलग अलग लाइब्रेरी में जाकर नॉलेज इकट्ठी कर रही थी। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। सारी असलियत मेरे सामने थी और आज सब कुछ साफ हो चुका है। छोटी गंदी गलियों से आई है खुद को छुपाते हुए। सच में? और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लुजेरिया को सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि हमारी हीरोइन एक स्लम में रहती थी, और स्लम जाने की झुग्गियों में रहती थी, और वहां पर वो सबसे ज्यादा गरीब थी और बेचारी खुद को लड़का बना के वहां पर सरवाइव कर रही थी। और खुद की नॉलेज गेन करने के लिए वो लाइब्रेरीज में जाती थी। और तभी ये सारी बातें याद करके वो मन में एक बात तो ठान लेती है कि वो अपनी फैमिली और ब्राउन पार्ट की फैमिली पर ये एडिबल नाम का धब्बा कभी भी नहीं लगने देगी। इसलिए अब उसने सोच लिया था हमारी हीरोइन एडिबल का पूरा पर्दाफाश करने के बारे में। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि एक बॉल में हम लोग बहुत सारे लोगों को एकत्रित देखते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग आए हुए होते हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पे कोई मेला लगने वाला हो, और सबके मुंह पर सिर्फ खुसर फुसर चल रही थी, यानी कि आपस में सारे गॉसिप कर रहे थे, बातें बना रहे थे। और ये बातें किस बारे में थी ये देखते हैं। हाँ, तभी हम देखते
देखते हैं कि एक लेडी जेंटलमैन को देखकर कहती है, सर आप भी यहाँ पर आ गए हैं। और तभी फिर वो देखकर कहता है कि भगवान आपकी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे, भला आज का दिन मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनने में आ रहा है अलग अलग राज्य से अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एडिबल की कंडीशन देखने के लिए। हाँ, सब लोग एक्साइटेड हैं ये बात सुन के कि आज ब्रॉन पार्ट के भाई बहन दोनों साथ में आ रहे हैं। तो भला ऐसे कैसे हो सकता था कि लोग मौका छोड़ दें। बाहर बग्गियों की कतार लगी हुई है और तभी दूसरा शख्स कहता, अरे वो सामने देखो, वो लोग आ गए हैं, अरे देखो ना सामने। और सबकी नजर बिल्कुल सामने जम जाती है और तभी वहां पे दरबान अनाउंस करते हैं, यानी कि ब्रॉन पार्ट की फैमिली के मेंबर आ रहे हैं हमारे ड्यूक ब्रॉन पार्ट के साथ और एडिबल ब्रॉन पार्ट, और दोनों की एंट्री होती है और सबकी निगाह तो मानो ऐसे उन पे जम जाती है जैसे सीसीटीवी कैमरे की निगाह जम जाती है ये देखने के लिए कि आखिर जो अफवाहें उड़ी हुई थी इन दोनों को लेकर क्या वो सच है। और सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करने लगते हैं, अरे देखो ना इसका फिगर तो देखो, अरे देखने में तो ये प्रेग्नेंट तो लग नहीं रही है ना, हाँ इसका पेट तो कहीं से भी फूला हुआ नहीं है, इसका फिगर तो देखो, फिगर तो बिल्कुल मेंटेन है। और तभी दूसरी एक लड़की कहती है दूर से, अरे तुम इसे कुछ ज्यादा ही नहीं घूर रही। और फिर पीछे से किसी की आवाज आती है, अरे सब अब इसे ही घूरेंगे ना, क्योंकि सबको तसल्ली जो करनी है, पूरी जानकारी जो लेनी है। अरे हाँ टम्मी तो फ्लैट है, पता तो नहीं लग रहा कि ये प्रेग्नेंट है, तो क्या सच में ये प्रेग्नेंट नहीं है। अरे यार इतने गौर से तो देखो दोनों कितने खूबसूरत हैं, अगर ये एक दूसरे पे फिदा हो भी गए तो इसमें हमारा भी क्या कसूर है, क्योंकि ये इन दोनों के मुकाबले में यहाँ पर कोई और है भी तो नहीं। और तभी हम देखते हैं कि इन सब की गॉसिप यानी कि बातों के बीच में हमारे इज़रा की भी एंट्री होती है। उसे आता हुआ देखकर लोग और बातें बनाने लगते हैं, अरे ये सर इज़रा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें जो अफवाहें उड़ी हुई हैं उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्या। अरे नहीं पता ही होगा, तो क्या आज फिर से ये लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या फिर से झगड़ा होने वाला है, लगता है आज फिर कुछ ना कुछ होगा। अरे हाँ रेडी हो जाओ, मजा आने वाला है आज रात तो, मतलब फिर कुछ धमाल होने वाली है। मतलब कि सारे के सारे लोग एक्साइटेड होते हैं सिर्फ अफवाहों को फैला कर और बढ़ा चढ़ा कर में बिल्कुल घी का काम कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लोगों की नजरें तो बिल्कुल उन पर गड़ी हुई थी कि वो लोग कर क्या रहे हैं। और हम देखते हैं दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और हमारे केसार हीरोइन का हाथ इज़रा के हाथ में देते हैं और हमारी हीरोइन आगे बढ़कर इज़रा का हाथ पकड़ लेती है और तीनों की तीनों बहुत ज्यादा शांत दिख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इज़रा एडिबल को लेकर दूसरी साइड निकल जाता है और इधर हमारे केसार लड़कियों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और तभी औरतें आपस में फिर से गॉसिप करने लगती हैं, यानी कि चुगली करने लगती हैं कि क्या सच में हम लोग गलत समझ रहे थे, वो सारी बातें सिर्फ अफवाहें ही थी क्या सच में इन लोगों को कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अरे हाँ लगता है कोई गलत फहमी ही है। और तभी हमारी हीरोइन जाते वक्त कहती है कि लगता है अब थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे और इज़रा कहता है कि हाँ पूरे तो नहीं मगर हाँ थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ सकता है अफवाहों में, अगर केसार लास्ट तक साथ दे, क्योंकि बॉल तो अभी शुरू हुआ है। और हमारी हीरोइन पीछे पलट कर केसार को देखने लगती है जो कि अभी अभी लड़कियों के पास गया था। यहाँ पे ये सब हो क्या रहा था ये देखने के लिए हमें बैक फ्लैश में जाना होगा, जहाँ पर हम टेबल खाने की पे पहुँचते हैं। यहाँ पर हमारी दादी माँ सबको बताती है कि एक बॉल आने वाला है बहुत बड़ा, इसमें मैं चाहती हूँ कि सब इसमें शामिल हो ताकि लोगों की ये जो अफवाहें फैली हुई हैं वो बंद हो सके। इज़रा और एडिबल तुम दोनों अपनी क्लोजनेस यानी कि अपना प्यार लोगों के सामने कुछ ज्यादा ही जताओगी और ये चीज सबसे सही रहेगी। और केसार तुम भी वहाँ पर पहुँचोगे मगर तुम वहाँ पे सिर्फ एक ही काम करोगे, अपना अगर इंजॉय करना है तो तुम बाकी लड़कियों के साथ ही करोगे जैसे तुम हमेशा की तरह करते आ रहे हो और इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और
हमारे हीरो ये बात सुनकर कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे होते और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे हीरो और हीरोइन बॉल में पहुंच चुके हैं, मगर वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लोगों के साथ बैठे हैं। जैसे कि हमारे हीरो, जैसे कि उसकी दादी ने बोला ही था कि लड़कियों के साथ खूब गुलछर्रे उड़ाना, तो वो बहुत सारी लड़कियों के साथ आराम से बैठा है, उन्हें एंटरटेन कर रहा है और खुद भी एंटरटेन हो रहा है। और हमारे इज़रा भी उसे देखकर यही सोच रहे होते हैं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है ना। वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे तरीके से बात मान रहा है और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, पर माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको ये सारी तकलीफ उठानी पड़ी इज़रा सर। और तभी हमारे इज़रा कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा तो सच में अफवाहों से मुझे भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है ना। इन अफवाहों की वजह से हमें कितना दूर रहना पड़ा और आज हम कितने दिनों के बाद एक साथ हुए हैं। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, और फिर वो कर्टन बंद कर देते हैं और हमारी हीरोइन कहती है कि आपने जितने पोस्ट कार्ड मुझे सेंड किए हैं वो मैं सारे के सारे साथ लेकर आई हूँ। सच में आपने मुझे चिट्ठियां लिखी, मुझे अच्छा लगा, मुझे वो जगहें देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। पर क्या वो सच में वियतनाम इतना ही खूबसूरत है जितना आपने दिखाया है? क्या वहाँ की सारी बिल्डिंग्स वाइट है? और तभी जरा हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, वो आपकी सोच से भी परे है। अगर उनकी खूबसूरती की बात करूं तो तस्वीरों में उनकी खूबसूरती कैद नहीं हो सकती, पर हाँ, उनको जब सामने से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत है। सूरज की पहली किरण उन बिल्डिंग्स पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे कि हीरे जेवरात चमक रहे हो। खासकर ब्लू ब्लू पानी के बीच में वो पूरी की पूरी सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है और हमारी हीरोइन अपनी इमेजिनेशन में उन सिटी को इमेजिन करने लगती है और उसकी आंखें खुद चमकने लगती हैं। और तभी हमारे इज़रा उसे देखकर कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने सिटी का जिक्र ही किया और तुम्हारी आंखें एकदम से चमकने लगी। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, क्या सच में? मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मन में सोचने लगती है कि मैं तो कभी किसी ट्रिप पर गई नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। और तभी इज़रा उसकी तरफ देखकर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी दिन किसी ट्रिप पर ले चलूंगा और फिर तुम वहां पर जाकर बताना कि तुम्हें ट्रैवल करना अच्छा लगता है या नहीं। और हमारी हीरोइन उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्या किसी की बातें आपको इतनी खुशी दे सकती हैं और क्या मैं इस खुशी की हकदार हूँ? और तभी इज़रा बात करते हुए कहता है कि वैसे तो 2 जाने घूमने जाएंगे तो बहुत ही इंटरटेन रहता है, मगर 2 की बजाय अगर 3 हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है? मतलब कि हम और हमारा एक नन्हा सा बच्चा, क्या कहती हो तुम? सही है ना? हमारा बच्चा तो होगा ही ना, तब फिर तीनों साथ में चलेंगे तो इमेजिन करो कितना ज्यादा इंटरटेन होगा। और उसकी ये बात सुन के एडेबल तो एकदम से शांत और चुप हो जाती है, क्योंकि उसने अब तक इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था कि अगर शादी होगी तो कल को बच्चा भी होगा। मगर आज ये बात सुनकर वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाती और इसलिए चौंकते हुए कह ही देती है कि क्या कहा आपने, बच्चा? और फिर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ कि जो रॉयल फैमिलीज के बेटे होते हैं उन पर जिम्मेदारी होती है वंश को आगे बढ़ाने की, तो उन्हें वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा तो चाहिए ही होता है। और अगर हमारी शादी होगी तो बच्चा तो होगा ही ना, और वो इस वंश को आगे बढ़ाएगा। सवाल ये नहीं है कि बच्चा होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं इस लायक हूँ? क्योंकि वो खुद जानती है कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, वो तो एक झुग्गियों से आई हुई एक मामूली सी लड़की है जिसे कोई भी नहीं जानता था, और आज वो किसी रॉयल फैमिली से रिश्ता जोड़ रही है, तो क्या वो उनको वारिस देने के काबिल है? और ये बात सोचकर कहीं ना कहीं उसका खुद का दिल बैठा जा रहा था। उसको इस तरीके से शांत देखकर इज़रा उसकी तरफ देखता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं? क्या मैडम एडेबल, आपको बच्चे पसंद नहीं हैं? और उसका मुंह छोटा सा हो जाता है ये बात बोलकर। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, पर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं?
अभी तो शादी भी नहीं हुई है। और उसकी ये बात सुन के इज़रा एकदम से चुप हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं अब उसे अजीब लगने लगता है कि आखिर बच्चे की बात पर एडिबल का ऐसे मुंह क्यों बन गया, और उसे अपने आप में कुछ कमी महसूस होने लगती है। तभी तो वो गुस्से में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को एकदम से बांध लेता है। वही फिर अपने गुस्से को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मिस एडिबल, सारी गलती मेरी है। असल में सच्चाई यही है कि मैं आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। आखिर मेरी औकात ही क्या है ब्राउन पार्ट फैमिली के सामने? कुछ भी तो नहीं। मुझे जो कुछ भी मिला है हमारे सिर्फ परिवार के वंशजों की वजह से ही मिला है, और मैं साल में 8,000 कॉइन ही गोल्ड के कमा पाता हूँ। एकेडमी से वही मिलते हैं मुझे, और आपके मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं है। मैं कितना गरीब हूँ। शायद इसीलिए तो खिसार ने दहेज देते वक्त 100 बार सोचा। उसे कितनी दिक्कत हो रही है अपनी बहन को हमारे परिवार में देते हुए। अब मैं ये सारी चीजें समझ पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कितनी कमी है। हम लोग आपके परिवार के सामने कुछ भी नहीं है, हम आपके सामने बराबरी में खड़े भी नहीं हो सकते। और उसकी ये सारी बातें सुनकर हमारी हीरोइन तो समझ ही नहीं पाती कि ये गलत कैसे समझ सकता है। मतलब वो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सोच रही थी कि वो उसके काबिल नहीं है, पर अगर स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त वो उसके काबिल नहीं है। तो तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मगर फिक्र मत कीजिए, मैं आगे चल के फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा कि आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं आने दूंगा। मैंने पेपर का काम अभी अभी शुरू किया है, पर वो काम एक न एक दिन जरूर चलेगा। देख लेना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। भले ही मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे चल के ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और तभी हमारी हीरोइन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा कहने का ये सारा मतलब नहीं था इज़रा। मैं सच कहूँ तो कोई कमी नहीं है। और तभी इज़रा उनकी तरफ देखकर कहता है कि यकीन करो, मैं आपके नाम को यूज नहीं करना चाहता हूँ एडिबल। मैं आपको यूज नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे आपकी फिक्र रहती है, और ये सच है। बोलकर वो अपने सारे दिल के जज्बातों को अंदर के बाहर निकाल रहा था और एडिबल से सारी बातें बोल देता है। और तभी वो उसे देखकर कहता है कि शायद इसीलिए मैंने आपको प्रपोज किया था, और ये सच है कि मैं आपसे। और ये बोल के वो एकदम से शांत और चुप हो जाता है और हमारी एडिबल को निहारने लगता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। गोल्डन ड्रेस और ग्रीन कलर के गहनों के साथ उसकी वो पीली आंखें बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। और तभी तो हमारे इज़रा उसे देखकर कहते हैं कि मिस एडिबल, असल में मैं वो अपने दिल के जज्बात सच में आज सारे बयां करने वाला होता है। तभी तो वो हिम्मत करता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एडिबल की ओर। और धीरे धीरे वो अपने हाथ को जब उसके आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं एडिबल भी इस सिचुएशन को समझ रही होती है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि हमारे इज़रा कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं हमारी हीरोइन से बातें करते हुए, इसीलिए तो वो बड़े ही प्यार से हमारी हीरोइन को देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। और हमारी हीरोइन भी कहीं ना कहीं अब उसके लिए कुछ फील करने लगी है। तभी तो जब भी वो उसे हाथ लगाता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये सोचते हुए कि शायद अब किस होने वाली है। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे केसार की भी धड़कन तेज हो रही होती है, क्योंकि शायद उसे भी महसूस हो रहा होता है कि पर्दा वहाँ पर बंद है और सामने वाली बालकनी में आखिर हो क्या रहा है। और साथ में ही उसके पास बैठी लड़की कहती है कि किसार, क्या हुआ? अचानक से तुम्हारा मूड कुछ बदल सा गया है, कुछ हुआ है क्या? और हमारे हीरो का जो तेज तेज दिल धड़क रहा था उसको कंट्रोल करते हुए और गहरी सांस लेते हुए वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और तभी पास रेड वालों वाली खूबसूरत सी लड़की कहती है
कि अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये करते हैं कि इस बार वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, तो कौन से टाइप की रिंग पसंद की है आपने? अरे अगर आपकी इस बार कोई ये वाली प्लानिंग नहीं है तो क्या हम कुछ और डिस्कस करें? और वो दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, मगर सारी की सारी बातें केसार के सर के ऊपर से निकल रही होती हैं और उसे दादी की बोली हुई बातें याद आ रही होती हैं कि डिनर टेबल पर उन्होंने कहा था कि केसार, तुम बॉल में जाओगे और वहाँ पर खुद को लड़कियों के बीच रखोगे जैसे तुम पहले रहते थे, और मुझे लगता है कि अब तुम्हें कोई ना कोई लड़की चुनकर उसमें अपना इंटरेस्ट भी दिखाना चाहिए। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन भी गौर से सुन रही थी और केसार को घूर कर देख रही थी कि क्या ये सारी बातें मानेगा। और तभी हमारी दादी ये भी कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने लिए किसी न किसी को ढूंढ लो। और ये सारी बातें सोचकर हमारे केसार मुंह लटकाकर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हाँ, उन्हें क्या लगता है कि मैं क्या किसी को चुन नहीं सकता? सच में क्या अब मैं ऐसा हो गया हूँ? और तभी हमारे केसार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जो सामने लेडीज बैठी होती है, और हमारी जो रेड बालों वाली लेडीज होती है उसे वहम हो जाता है कि केसार शायद उसे छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, मगर हमारा केसार तो ऐसा कुछ चाहता ही नहीं है। वो तो हाथ बढ़ाता है उसके हाथ में जो जाम का गिलास पड़ा हुआ था उसे पकड़ने के लिए, और वो बिना कुछ उसे बोले उस जाम के गिलास को पकड़ता है और सीधा उसे पीना शुरू कर देता है। और तभी फिर वो कहती है कि अरे ये तो मेरी ड्रिंक थी ना। हाँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, तुम्हें मुझे ये चीज पहले कहनी चाहिए थी ना। जो तुम्हारे लिप्स पर लास्ट सिप पड़ी है, क्या मैं उसे पी सकती हूँ? हैं, बताओ मुझे केसार। उस लड़की को सच में बहुत ज्यादा चढ़ चुकी होती है, और तभी हमारे केसार एकदम से चुप हो जाते हैं उसकी बातें सुन के, और फिर वो उसे देखकर कहते हैं कि एक बात पूछूं तुमसे, तुम आखिर मुझे पसंद क्यों करती हो? और उसका ये सवाल सुन के वो खुद एकदम से चुप हो जाती है और फिर कहती है कि क्यों, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, देखो ना, तुम देखने में कितने अच्छे हो और तुम्हारी हर एक स्किल मतलब अदा, तुम में हर एक चीज है, तुम परफेक्ट हो और बहुत सारा पैसा है तुम्हारे पास, मतलब कि हर एक चीज में तुम नंबर 1 हो। ऐसा जवाब सुन के उसका मुंह लटक सा जाता है और वो अपना चेहरा नीचे करते हुए कहता है कि फिर तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती? और जो पास बैठी 2 लेडीज होती हैं वो गौर से घूरने लगती हैं हमारे हीरो को और मुस्कुराने लगती हैं और फिर कहती है कि हाँ, कोई अगर तुम्हें पसंद नहीं करता तो शायद इसका कारण सबसे बड़ा यही होगा क्योंकि तुम हर एक चीज को गेम जो समझते हो। और तभी हमारे हीरो ये बात सुन के एकदम से चुप हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि गेम, और फिर उसे वो बातें याद आती हैं जो उसने हमारी हीरोइन को कही थी जब रात को वो उसकी मल्लम पट्टी करने आई थी। तो उसने कहा था कि तुम्हें समझ जाना चाहिए ना, अगर कोई आधी रात को किसी के कमरे में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। और फिर एक बार जब उसने कहा था कि हाँ, तुम हमेशा अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हो मेरे सामने। और दूसरी बार जब उसके पैर को कुचला था उसने अपने ही पैर से और ये कहा था कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा तो प्राइड है ही नहीं ना, तुम तो भीख मांग लो, यही काफी रहता है। और वो बात जब हमारे हीरो ने कही थी कि हाँ, तुम मेरे टच कर रही हो चेस्ट पर तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए ना तुम्हें वहां पे टच करने का, या फिर तुम अपना हाथ पीछे कर लो। हाँ, एक बार जब हमारे हीरो ने उसे कहा था कि अगर मैं कहूँ कि मुझे चोट लगी है तो क्या तुम मुझे मेरे बेडरूम में आकर ठीक करोगी। और एक बार जब वो सच में उसकी मरहम पट्टी करने आई थी तो उसे उसने कहा था कि तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना, बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और ये सोचना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक बार जब वो उसे बाहर हाई सोसाइटी दिखाने के लिए लेकर गया था और उसने उसे उसके चेहरे पर लगाने के लिए मास्क दिया था और कहा था कि वो अपने मुंह में इसे चबाकर बस बैठी रहे, और ये सारी बातें याद करके अब उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। और तभी फिर उसे एहसास हुआ कि सच में उसने हमारी हीरोइन के साथ कितना बुरा किया है,
शायद तभी तो वो अब उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। फिर उसे वो बातें भी याद आती हैं जो हमारी हीरोइन उसे कहती है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं तुम्हें नफरत नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं घिमोरा जैसी जगह से बाहर निकल पाई हूँ और मैं अब भूखी नहीं मरती जैसे मैं पहले भूखी मरा करती थी। मेरे लिए तो तुम भगवान से अलग नहीं हो और ये बिल्कुल सच है, और इसीलिए तो मैं तुम्हें कभी नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और हमारे हीरो को उस दिन उसकी ये बातें कुछ अजीब लग रही थी, मगर शायद अब वो इन सब बातों को समझ पा रहा था कि गलती उसकी ही थी। हमारी हीरोइन ने तो उसके साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं। शायद तभी तो वो इस बात को सोचकर अब होश में आ जाता है और वो उन लड़कियों के बीच में बैठा ही खड़ा हो जाता है। और तभी सारी की सारी आपस में बातें करते हुए कहती है कि लॉर्ड केसार, क्या हुआ आपको? आप कहीं जा रहे हैं क्या? और तभी फिर वो गुस्से में देखकर कहता है सबको कि हाँ, दम घुट रहा है मेरा, मैं बाहर हवा लेने जा रहा हूँ। और तभी उसमें से एक लेडी कहती है कि हाँ, आप मिस एडेबल के पास जा रहे हैं, क्या ये सच है? तो नहीं लगता कि आप उसे लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं? हाँ, आपने रूमर्स तो यानी कि अफवाहें तो सुनी होंगी ना, और उन अफवाहों को कहीं आपने सीरियसली तो नहीं ले लिया है? क्या आपने उन चीज़ों पे यकीन तो नहीं कर लिया कि आप दोनों साथ हो सकते हैं? क्योंकि ये अफवाहें वैसे सही तो नहीं हैं। हाँ, मुझे मिस एडेबल के लिए बहुत बुरा लग रहा है, या ये कहूँ कि शायद आपको बुरा लग रहा है। हाँ, क्या हम उसके लिए थोड़ा सा बुरा फील कर सकते हैं? और तभी हमारे हीरो सोचते हैं कि क्या मैं उसके लिए कभी भी सीरियस हो सकता हूँ? और इधर दूसरी तरफ इज़रा एडेबल को किस करने लगता है। हमारे हीरो काफी गुस्से से वहां से निकलते हैं और उस लेडी की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर मैं किसी के लिए सिंसियर हूँ तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या हो रही है? तुम लोग मुझे इस तरीके से ऐसी गंदे निगाहों से क्यों घूर रहे हो? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? किसी के लिए मैं ईमानदार नहीं हो सकता? सच में जहाँ ये बात है कि तुम लोग चाहते नहीं हो कि मैं तुम लोगों से अलग हट के रहूं, है ना? और ये बात सुन के सारे लोग शॉक में होते हैं और हमारे हीरो निकल पड़ते हैं हमारी एडेबल को ढूंढने के लिए कि वो कहाँ पर है। और हम देखते हैं यहाँ पर एक कमरे के पर्दे के पीछे सारे लोग छुपे हुए होते हैं, मतलब कि कर्टन लगाए, कर्टन के बाद दूसरा कर्टन, वहां पे भी कुछ लोग हैं, उससे आगे भी कुछ लोग हैं, और हमारे हीरो तो बिना सोचे समझे निकल पड़ते हैं एडेबल को ढूंढने के लिए। तभी तो जिस भी कमरे में जाते हैं और वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज्यादा अटपटी होती है, मगर उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वालों की बैंड बज जाती है कि सर के सार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरे इन्हें क्या हुआ, और बेचारे का मूवमेंट खराब हो जाता है और वो वहां पर भी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। उसे तो बस एक ही चीज से फर्क पड़ रहा था कि एडेबल कहाँ है, इसीलिए तो वो अपने कदम नहीं रोकता और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और उससे आगे के पर्दे क्रॉस करके वो बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। और जैसे जैसे वो लोगों की सिचुएशन देख रहा था वैसे वैसे उसकी दिल की हालत और खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में एडेबल को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। और तभी तो जब वो आखिरी पर्दा हटाकर देखता है, यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं पता था कि यहाँ पर वो दूर से देख रहा था एडेबल को, और एडेबल भी उसे वो यही थी। और जब वो उस कमरे में एंटर करता है तो यहाँ की सिचुएशन भी कुछ अटपटी होती है, क्योंकि इज़रा हमारी हीरोइन को किस कर रहा होता है। और ये सीन देखकर तो
हमारे हीरो वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं, और हमारी हीरोइन भी उसे देखकर एकदम से शॉक में चले जाती है कि ये क्या हुआ। और तभी फिर वो गुस्से से देखता है उन दोनों को और कहता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और बेचारा इज़रा तो ऐसे डरता है मानो उसने इस वक्त किसी भूत को देख लिया हो। और हमारी हीरोइन अपने कपड़े संभालने लगती है और हमारे हीरो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे तो ऐसे लग रहा था मानो वो किसी का कत्ल कर देगा, इसीलिए तो वो बिना सोचे समझे और कुछ कहे हमारे इज़रा पर सीधा अपने मुक्के बरसाने लगता है और इज़रा बेचारा घायल हो जाता है। और फिर वो गुस्से से दोबारा कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे थे। और तभी इज़रा कहता है कि हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। और हमारे हीरो गुस्से में उन्हें देखकर कहते हैं कि क्या ये बातें हो रही थी। इतना गुस्से में देखकर एडेबल को अपनी गलती का एहसास होता है और तभी वो एकदम से शांत होकर कहती है कि शायद मेरी ही गलती है, मुझे इस वक्त ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, मैं इन सब चीजों के लिए माफी मांगती हूँ। और ये बात सुनकर एकदम से उसकी हमारे हीरो भी चौंक जाते हैं और हमारे इज़रा भी, क्योंकि उसे ये तो नहीं पता था कि हमारी एडेबल कुछ ऐसा जवाब देने वाली है। और हमारे हीरो को तो और गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में अपने दांत करीचते हुए हमारी एडेबल को देखकर कहते हैं कि बहुत वक्त हो चुका है, चलो अब चलते हैं यहाँ से। और ये बोलकर वो उसका हाथ खींच लेता है अपनी ओर, बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसे बाहर की ओर लेकर जाने लगता है बिना कुछ सोचे समझे। वहाँ से दोनों निकल पड़ते हैं और बेचारा हमारा इज़रा वहीं पर उन्हें जाता हुआ देख रहा होता है। ये सिचुएशन के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था और हमारी हीरोइन भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देख रही होती है, क्योंकि उसे साफ पता चल रहा था कि इज़रा को कितना बुरा लग रहा है कि वो उसे ऐसे और इस सिचुएशन में छोड़कर जा रही है। और सच में इज़रा के चेहरे पर भी तो पूरे 12 बजे हुए होते हैं और हमारे हीरो गुस्से में वहाँ से निकलते वक्त हमारी हीरोइन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम तो हंसी आ रही होगी ना इस सिचुएशन में मुझ पर बहुत ज्यादा। और हमारी हीरोइन कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तुम पे क्यों हंसूंगी। और लोग उनकी बातें सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि सबके सामने ये सब कुछ हो रहा था। और लोग कहते हैं कि क्या फिर से इन दोनों में झगड़ा हुआ है, क्या फिर से कोई बात हो गई। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरा मजाक बना रही हो और कुछ भी नहीं। और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या हम लोग घर पर जाकर बात करें इस बारे में, सब लोग हमें घूर कर देख रहे हैं। और सच में लोग और बातें बनाने लगते हैं कि फिर से इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या फिर से कोई बड़ी बात हो गई है। और हमारे हीरो उनको इग्नोर करते हुए कहते हैं कि क्यों, घर में जाकर तुम्हारा जो जवाब है वो बदल जाएगा, मुझे अभी तुम्हारा जवाब चाहिए। और हमारी हीरोइन एकदम से शांत हो जाती है और कहती है कि फिर भी वहां पर जाकर बात करेंगे। और फिर सीधा सीन शिफ्ट होता है कि वो लोग कहीं बाहर हॉल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांति होती है और सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। और हमारे हीरो गुस्से से उसे देखकर कहते हैं कि तुमने कुछ ऐसा क्यों किया जो तुम्हें नहीं कहा गया था करने को। और हमारी हीरोइन कहती है कि इज़रा को पटाने का ही तो हमारा जो मंसूबा था ना, अब मैं उसमें कामयाब हो चुकी हूँ, गुस्सा किस बात का। और तभी हमारे हीरो गुस्से से उसे देखकर कहते हैं कि अडेले वीवी, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूं तो तुम मेरे साथ भी सोने को तैयार हो, अगर ऑर्डर दूं तो इज़रा के साथ भी, है ना, तुम मेरे ऑर्डर पर ही चलती हो। मगर बिना मुझसे पूछे इस बार तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मुझसे बिना परमिशन लिए तुमने अपने इन होठों को खोलने की कोशिश भी कैसे की। कहते हुए केसार बहुत ही ज्यादा इस वक्त गुस्से में होता है। तभी तो वो उसे घूर कर देखते हुए कहता है कि यहाँ इसे ये समझा जाए कि ये तुम्हारी चाहत थी और ये तुम करना चाहती थी, इसलिए तुमने ऐसा किया है ना अडेले वीवी। और हमारी हीरोइन अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे घूरने लगती है कि ये क्या कह रहा है। ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारी हीरोइन को धक्का लगता है। तभी तो वो
बेचारी अपना चेहरा एकदम नीचे कर लेती है और अपने जज्बातों को दबाने के लिए वो अपने होठों को काटते हुए एकदम से फिर मुस्कुराने लगती है और हमारे हीरो को देखकर कहती है कि लगता है मुझे पहले ही किसी के साथ सो जाना चाहिए था। हाँ, ये सही रहता, मैं एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जीती है ना। वैसे भी अपने आप को संभाल कर और इस इज्जत को संभाल कर मुझे मिल ही क्या रहा है ना। ये बात हमारे केसार को शॉक करने के लिए काफी थी। स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि मुझे तो बहुत पहले ही अपनी इस बॉडी को सेल कर देना चाहिए था ताकि मैं अपनी जिंदगी आराम से जी पाती। वैसे भी खुद को संभालना और इज्जत रखना ये आज के जमाने में सही नहीं है। और उसकी ये बातें सुन के हमारे हीरो तो बिल्कुल शॉक में थे और तभी फिर वो कहती है कि अब हम अगर ऐसी बातें करने ही लगे हैं तो चलो कुछ बातें और क्लियर कर लेते हैं, मुझे तुमसे और भी ज्यादा बातें करनी है। असल में इस्रा को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मेरे साथ अपने फ्यूचर को लेकर। वो जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ मेरी जिंदगी कैसी निकलेगी, मतलब ये कि मैं साथ में कितना दहेज लेकर आने वाली हूँ ताकि उसकी लाइफ आगे चल के स्टेबल रहे। तुम तो अच्छे से जानते हो उसके हाथ में कुछ ज्यादा पावर नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे और ज्यादा चीजें या और ज्यादा दहेज दो, मगर जो तुमने प्रॉमिस किया है क्या वो तुम मुझे दोगे ना, उससे पीछे तो नहीं हटने वाले। और हाँ, एक बार तुमने मुझे एक महल दिया था रहने के लिए कि हाँ शादी के बाद मैं इस्रा के साथ वहाँ पर रह सकती हूँ, तो क्या अब भी वो वैलिड है, मतलब कि क्या अभी भी मैं वहाँ पर रह सकती हूँ। और उसकी ये बात सुन के हमारे हीरो की आंखें बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह खड़ी हो जाती है और तभी तो वो उसे जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है मैंने वो तुम्हें क्यों प्रॉमिस किया था देने को कि मैं तुम्हें वो दूंगा। हाँ बताना जरा मुझे, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन क्या हुआ था जब मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था उस महल को देने को। और हमारी हीरोइन एक पल के लिए तो डर जाती है मगर फिर वो खुद को संभालती है और तभी हमारे हीरो उसके कान में फिर से नजदीक आकर कहते हैं कि बताओ अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम्हें याद है वो दिन या नहीं। और हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है कि तुमने उस दिन मुझे वो दहेज के लिए प्रॉमिस क्यों किया था, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर जुल्म ढाए थे और मैं उस चीज़ को भूल जाऊं, इसलिए तो तुमने प्रॉमिस किया था ना उस महल को मुझे देने के लिए। और उसकी ये बात सुन के हमारे हीरो एकदम से शॉक में चले गए कि आखिर ये लड़की बोल क्या रही है। वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए अचानक से हंसने लगता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने तुम पर जुल्म ढाया था, जरा बताना मैंने किस तरीके से तुम पे जुल्म ढाया था और क्या किया था मैंने ऐसा। हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम अपनी सोच से कहीं ज्यादा मुझे प्यार करते हो। और तभी केसार बेबस आंखों से उसे देखते हुए कहता है कि और तुम इस बात को जुल्म ढाना कहती हो एडिबल। कि ऐसी धीमी आवाज और ऐसी आंखें देखकर एक पल के लिए तो हमारी हीरोइन का दिल भी बैठ सा जाता है कि क्या वो इस वक्त सही है या गलत। तभी तो वो अपने होठों को पहले काटने लगती है और फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी जुबान खोलती है और हमारे हीरो की तरफ देखकर कहती है कि अगर एक बिल्ली चूहे के पीछे भागे और उसके साथ खेले और अंत में उसे पकड़ ले, ये तो जुल्म की हद हुई ना। और ये बात सुन के हमारे हीरो भी चुप हो जाते हैं कि आखिर ये खुद को चूहा और मुझे बिल्ली समझ रही है और इसे लग रहा है कि मैं सिर्फ इसके साथ खेल रहा हूँ। और कहीं ना कहीं उसकी ये फीलिंग सच्ची भी थी। और तभी हमारे हीरो कहते हैं कि क्यों, आखिर तुम्हें इस बात पर यकीन क्यों नहीं है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी फीलिंग बिल्कुल सच्ची है
और उसकी ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है कि क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी फीलिंग्स कभी भी सच्ची नहीं हो सकती, तुम ऐसे पर्सन हो ही नहीं जो किसी को दिल से चाह सके। और ये बात सुन के हमारे हीरो भी इस वक्त शॉक में चले जाते हैं कि क्या सच में मेरी छवि इतनी गंदी है सबके दिलों में कि कोई समझ ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त सच कह रहा हूँ। जज्बातों को धोने के लिए वहां पे बारिश भी होनी शुरू हो चुकी थी और हमें किसी की परछाई भी नजर आती है, मानो किसी ने उन दोनों की बातें भी सुनी हो। और हमारे हीरो और हमारी हीरोइन अभी भी वहीं पर वैसे ही खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मानो सच में एक दूसरे को यही लग रहा हो कि किस तरीके से हम एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचाएं ताकि आसानी हो एक दूसरे को समझने की। मगर केसार इस वक्त मजबूर आंखों से उसे देख रहा था। अब उसे हर एक बात भी बेईमानी लग रही थी, मानो कि अगर उसने कुछ कहा भी तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जाएगा। और इसी बारिश के बीच में हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक इंसान बग्गी में सवार होकर किसी को लेकर जा रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तभी तो वो घोड़े की लगाम को बार बार खींच रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और फिर हम देखते हैं कि वो आकर लुसेरिया से मिलता है और उसे कहता है कि मैडम, जो आपने मुझे काम दिया था वो हो चुका है, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया। और ये बात सुनकर लुसेरिया खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने पेश किया जाए। और एकदम से जोरों का तूफान आने लगता है, मानो ये वो तूफान हो जो सबकी जिंदगियां बदलने वाला है। और सच में ये वही तूफान था जिसका इंतजार हम सबको कब से था। यहाँ पर सबकी जिंदगी तहस नहस होने वाली थी, कुछ की जिंदगी संवरने और कुछ की जिंदगी बिगड़ने वाली थी। तभी तो ये तूफान आया देर से मगर आया जरूर। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार जिसे वो लेकर आया था वो उस शख्स को लेकर आने के लिए बाहर की ओर निकलता है और बग्गी का दरवाज़ा खोला जाता है। और लुसेरिया से सब्र नहीं होता, तभी तो वो खिड़की से होकर झांक रही होती है कि आखिर उसका मंसूबा कामयाब हुआ कि नहीं। और वो बेसब्री से बाहर की ओर देख रही थी कि आखिरकार उसकी जिंदगी जिसने बदलनी है वो पल आ चुका है कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपने मंसूबे में कामयाब होती है। एक औरत हम उस बग्गी से उतरते हुए देखते हैं जो कि अभी खुद को ढके हुए एक नकाब से में थी और फिर एकदम से बाहर आकर वो मुस्कुराने लगती है, मानो कहीं न कहीं वो भी अपनी आज़ादी पर खुश हो रही हो कि हाँ, अब उसे वक्त मिला है ये खुला आसमान देखने का। वो भी आज बारिश से भरा हुआ था। ये बारिश इस वक्त किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी, वो षड्यंत्र जिसने हमारी एडेबल बीवी और हमारे केसार की जिंदगी को उलट पुलट करके रख देना था। और फिर हम उस औरत को देखते हैं जिसकी अभी अभी एंट्री हुई है। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं, नहीं 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 नहीं, अभी मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगी कि ये औरत कौन है, क्योंकि इसका ये सीज़न यहीं पे समाप्त होता है और जब तक अगला सीज़न नहीं आएगा आपको इंतज़ार करना होगा। तो मिलते हैं अगली बार।